जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नितिन कुमार चारी और सिविल जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत आज हम दूसरे लेक्चर कंप्लीट करेंगे और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले पुरातात्विक स्रोत। जैसा कि आपको बताया, फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हमने भारतीय इतिहास के सिलेबस को जो हमारे एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत दिया गया है उसको हमने समझा। तो साथ ही साथ हमने उस लेक्चर के अंतर्गत भारतीय इतिहास के कालखंड वर्गीकरण को जाना कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा। फिर दूसरे लेक्चर के अंतर्गत आपने देखा कि हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत हमें साहित्य स्रोतों के बारे में जानकारी मिली। हमने अच्छे से पढ़ा कि साहित्य स्रोत के अंतर्गत धार्मिक स्रोत कौन से होते हैं या लौकिक साहित्य स्रोत कौन से होते हैं या विदेशी साहित्य स्रोत कौन कौन से। ये दोनों चीजें जो हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने इन दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप उसको देखकर अपने पूरे ज्ञान को क्या करें, रिवाइज करें। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पुरातात्विक स्रोत से संबंधित, यानी कि इसके अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत क्या भूमिका निभाते हैं। पहले तो हम यहाँ ये समझ लें कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं। पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स एक ऐसे सोर्स होते हैं जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत अभिलेख, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्ति, भवन यानी कि हड़प्पा सभ्यता में पूरे के पूरे घर, बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें हमें मिली। उनके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि भारत का इतिहास कैसा रहा होगा, उस समय समाज कैसा रहा होगा, उस समय संस्कृति कैसी रही होगी, ये सारी चीजों का हम अनुमान लगाते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख जो स्रोत है भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वो है अभिलेख। क्या है वो? अभिलेख। तो हम अभिलेखों को समझने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक, अभिलेख क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनके माध्यम से आप तत्कालीन समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं को समझ जाते हैं। इनमें से सीधा सीधा आपको परीक्षा में फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको याद कर लेना है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या लिखा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये जो एक अभिलेख है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है तो खारवेल से संबंधित है। एक शासक है खारवेल, उसके समय में ये हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा गया था। ठीक, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है राजा खारवेल से। इसी प्रकार से एक जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ आपने देखा होगा, गुजरात में एक रियासत थी जूनागढ़। तो जूनागढ़ आसपास क्षेत्र में जो अभिलेख मिला है उसे जूनागढ़ अभिलेख कहा गया है, जो कि संबंधित है रुद्रदामन से। रुद्रदामन एक शक्तिशाली शासक हुए हैं, उनसे संबंधित है आपका जूनागढ़ अभिलेख। फिर एक अभिलेख और मिलता है आपको, नासिक गुहा अभिलेख। अच्छा, अब अभिलेखों की चर्चा करेंगे तो अभिलेख कई प्रकार के, कुछ गुहा यानी कि जो केव्स होती हैं वहां उनके अंदर गुफाओं में अभिलेख मिले, उनको गुहा अभिलेख कह दिया गया है। कुछ स्तंभ यानी कि खंभों पे अभिलेख मिले, उन्हें स्तंभ लेख कह दिया है। कुछ शिलाओं पे मिले हैं तो उन्हें शिलालेख कह दिया गया है। तो इस प्रकार के जो अभिलेख है उनमें से पहला हाथी गुम्फा अभिलेख, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है नासिक गुहा अभिलेख या गुहा लेख। ये जो अभिलेख है वो गौतमी पुत्र बलश्री से संबंधित है और इसके अंतर्गत दो राजाओं का उल्लेख और मिलता है, वो है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री पुत्र सातकर्णी प्रथम से। यानी कि इस अभिलेख से संबंधित तीन राजाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यदि आपको तीनों में से कोई एक नाम का चयन करना हो तो अपन चयन करेंगे गौतमी पुत्र बलश्री। ठीक है, इन तीनों से संबंधित है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाण परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो हमें किताबों में मिलता है कि ये जो नासिक गुहा अभिलेख है वो गौतमी पुत्र बलश्री से संबंधित है। तीनों में से अगर किसी को प्रायोरिटी बेस चुनना पड़े तो बलश्री को चुन लेना। ठीक, फिर उसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो हरिशेन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है और हरिशेन नाम का जो व्यक्ति है वो समुद्रगुप्त के शासन काल से संबंधित है। समझ में आई बात? समुद्र अगर पूछा जाए
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो किसके शासन काल से संबंधित है, तो शासन काल पूछा जाएगा, राजा का नाम पूछा जाएगा तो अपन बताएंगे समुद्रगुप्त से संबंधित है। यदि वो ये पूछ लेगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है, यानी कि इस अभिलेख को किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बताएंगे हरिशेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर अगर ये पूछा जाए मंदसौर अभिलेख, तो मालवा नरेश यशोधर्मन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, या उसके शासन काल से संबंधित है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख अगर पूछा जाए तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, यानी कि चालुक्य राजा हुआ करते थे जिनका नाम है पुलकेशिन सेकंड, तो पुलकेशिन सेकंड यानी कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है आपका ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। और ये अभिलेख परीक्षा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात आप गांठ बांध लेना कि परीक्षा में पूछे जाएंगे तो याद करना ही पड़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद है आपका ग्वालियर अभिलेख, तो ग्वालियर अभिलेख संबंधित है आपके प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है, प्रतिहार नरेश का मतलब है प्रतिहारों के राजा हुआ करते थे, भोज उनसे संबंधित है। ये मालवा के राजा भोज नहीं है, उनसे संबंधित नहीं है, प्रतिहारों के राजा भोज से संबंधित आपका ग्वालियर अभिलेख। प्रतिहार नरेश राजा भोज अलग हैं और आपके मालवा के राजा भोज अलग हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग है। भीतरी अभिलेख देखा जाए तो वो संबंधित आपके स्कंदगुप्त से, ये भी गुप्त वंशीय शासक है, इससे आपके परीक्षा में भी प्रश्न बन जाते हैं। तो भीतरी अभिलेख संबंधित है किसके द्वारा, स्कंदगुप्त राजा से संबंधित है। ठीक, फिर मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख जो है वो संबंधित है आपके अशोक से संबंधित है, अशोक के शासनकाल में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो अशोक से संबंधित अभिलेख है वो हैदराबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए किसके शासनकाल से संबंधित है तो आप बताएंगे अशोक के शासनकाल से संबंधित है। और ये पूछा जाए कि मास्की अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है तो आप बताएंगे मास्की अभिलेख प्राप्त हुआ है हैदराबाद से। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। परीक्षा में पूछा जाता है सबसे प्राचीन अभिलेख, अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन अभिलेख तो सबसे प्राचीन अभिलेख पूछा जाए तो आप बताएंगे बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई जो अभिलेख है वो सबसे पुराना सबसे प्राचीन अभिलेख है जो हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, और मध्य एशिया में हमें प्राप्त हुआ है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, 1400 BC, 1400 शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय हमें ये प्राप्त हुआ है बोगाज कोई अभिलेख। नाम थोड़ा टिपिकल हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद करना है। बोगाज कोई अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख है जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 1400 BC में हमें ये मिला है। और कहां से मिला है, मध्य एशिया से मिला है। ठीक, अब जब ये मध्य एशिया से मिला है तो आप ये याद करने का प्रयास करें कि 1400 शताब्दी 14वीं शताब्दी यानी कि 1400 BC में कौन सा काल चल रहा था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 1400 BC में कौन सा काल चल रहा है, ऋग्वैदिक काल। आपको पहले ही बताया गया था, पहले लेक्चर में इस चीज को क्लियर कर लिया था अपन ने कि 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में जो काल है, जो समय है वो ऋग्वैदिक काल है। यानी कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित है आपका कौन सा, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ या 1400 BC में प्राप्त हुआ बोगाज कोई अभिलेख। और इस अभिलेख में क्या उल्लेख मिल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य 4 हिंदू देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। और कहां से मिल रही है, मध्य एशिया से मिल रही है। तो ये जो अभिलेख है वो मध्य एशिया में प्राप्त हो रहा है, और मध्य एशिया में प्राप्त होने के बाद हमें यहां से जानकारी मिल रही है भारत के 4 हिंदू देवताओं के बारे में। ठीक है, 4 हिंदू देवता क्या है, भारत की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत यहां से हमें कुछ जानकारी मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इससे संबंधित और भी चीजें। तो अभिलेखों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो मध्य एशिया के बोगाज कोई नामक स्थान से ये जो प्राप्त हुआ है बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अशोक के अभिलेख हैं जो कि 300 BC में प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सबसे प्राचीन अभिलेख तो भोगाज कोई अभिलेख है, कहां से मिला है तो मध्य एशिया से मिला है। मध्य एशिया से कब मिला है तो 1400 BC में मिला है, और वो कौन सा समय चल रहा है तो वो समय चल रहा है आपका ऋग्वैदिक का। ठीक, लेकिन भारत में जो प्राप्त अभिलेख हैं तो भारत में प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख है अशोक के अभिलेख, और जो 300 BC पुराने, यानी कि जिस समय अशोक मौजूद था। ठीक, अशोक के अभिलेख जो ज्यादातर हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है तो आप बताएंगे भोगाज कोई अभिलेख है। कहां से मिला है तो मध्य एशिया से मिला है। मध्य एशिया से प्राप्त भोगाज कोई अभिलेख कब मिला है तो 1400 BC में या 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिला है। इस अभिलेख में किस बात की जानकारी मिलती है तो आप बताएंगे हिंदू देवताओं के 4 प्रमुख देवताओं की जानकारी मिलती है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते 4 देवता के बारे में वर्णन मिलता है। भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं तो भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के अभिलेखों को कब प्राप्त किया गया है तो लगभग 300 BC के अंतर्गत प्राप्त किया गया है। ठीक है, अशोक के ये जो अभिलेख हैं सबसे ज्यादा किस भाषा में लिखे गए हैं तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद अशोक के अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है देव नाम पियदसी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में सबसे ज्यादा जो अशोक का नाम मिला है वो मिला है देव नाम पियदसी। अशोक का नाम अशोक भी मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख है वहां से प्राप्त होता है। अशोक का नाम अशोक जो है वो मास्की और गुर्जरा नाम के अभिलेखों से प्राप्त होता है, लेकिन ज्यादातर अशोक को उसके अभिलेखों में देव नाम पियदसी कहते हैं, यानी कि देवताओं का प्रिय, है ना, ये ऐसा उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि सर्वप्रथम इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की है तो भैया जेम्स प्रिंसप नाम का एक व्यक्ति है, जिसने 1837 में अशोक के इन अभिलेखों को पढ़ने में प्राप्त क्या कर ली है सफलता कर ली है। यानी कि इन अभिलेखों को जो कि अशोक के समय प्राप्त हुए थे उन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता इस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुई है सबसे पहले, और ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हुआ। ठीक है, यानी कि भारत के मध्य क्षेत्र में कौन सा धर्म विकसित हुआ भागवत धर्म। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिल रही है तो इस बात की जानकारी हमें यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ अभिलेख से, जो कि बेस नगर यानी कि विदिशा में मौजूद है, वहां से प्राप्त होती। यानी कि बेस नगर अर्थात विदिशा में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उस अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि मध्य भारत में भागवत धर्म का क्या हुआ है विकास। और ये जो भागवत धर्म के विकास से संबंधित जो बेस नगर यानी कि विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख है, यानी कि ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख को किसने बनवाया है तो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया है। ठीक है, हेलियोडोरस के द्वारा इस गरुड़ स्तंभ लेख को बनवाया गया है, और इससे हमें भारत के अंदर मध्य क्षेत्र में ये जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर भागवत धर्म का क्या हुआ है विकास हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अभिलेखों के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अभिलेखों के बाद जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट आते हैं वो आर्कियोलॉजिकल स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं सिक्के। ठीक, इनसे भी हम तात्कालिक समाज, संस्कृति और आदि चीजों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं उसको हिंदी में कहते हैं मुद्रा शास्त्र। गलत लिखा है, मुद्रा राक्षस लिख दिया है, जबकि क्या होना चाहिए मुद्रा शास्त्र होना चाहिए, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं मुद्रा शास्त्र। ठीक है, तो मुद्रा शास्त्र जो है वो ये बताता है कि मुद्रा यानी कि कॉइन, सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, अगर ये पूछा जाए सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो हिंदी में नाम लिखा होगा मुद्रा शास्त्र, और इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन इसी चीज को वो इंग्लिश में जरूर पूछ सकता है कि सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है तो न्यूमिस्मेटिक एक ऑप्शन होगा, दूसरा तीसरा चौथा अलग अलग ऑप्शन होंगे, तो न्यूमिस्मेटिक आप टिक कर देंगे, जो कि हिंदी में कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत की दृष्टि से सिक्के जो है अभिलेखों के बाद द्वितीय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है,
भारत में सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के कहलाते हैं, यानी कि इनको इंग्लिश में कहते हैं मार्क सिक्के। किसी न किसी प्रकार का सिक्कों पे क्या होता था, मार्क होता था, और वो मार्क सिक्के जो हैं वो भारत में सबसे पुराने सिक्के हैं और उनकी जानकारी हमें मिलती है लगभग 5 BC के आसपास, या हम ये कहें कि वो 5 BC के आसपास सबसे पुराने सिक्के मार्क सिक्के के रूप में भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। फिर सिक्कों के संबंध में अगर अपन देखें, भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के, यानी कि ऐसे सिक्के जिन पर कुछ ना कुछ क्या होता था, लिखा हुआ होता था, लिखा हुआ होता था। तो जो लिखा हुआ है उन सिक्कों पर, उन सिक्कों को हम कहते हैं लेख युक्त सिक्के। जैसे आपके जो सिक्के हैं भारत सरकार के द्वारा और उस पर लिखा हुआ है भारत, ठीक है, 1 रुपया, ऐसा करके कुछ जो चीजें उस पर लिखी हैं, वो लिखे हुए सिक्के जो है वो जारी करने का भारत में सबसे पहला श्रेय अगर किसी को जाता है तो जाता है यूनानियों को। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं, तो आप बताएंगे मार्क सिक्के, यानी कि आहत सिक्के। अगर ये पूछा जाए कि भारत में जो सबसे पुराने सिक्के हैं आहत सिक्के वो कब प्राप्त हुए, तो आप बताएंगे 5 BC पुराने हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले लेख युक्त, यानी कि ऐसे सिक्के जिनमें कुछ ना कुछ लिखा होता था, उन लेख युक्त सिक्कों को जारी करने का श्रेय किसे जाता है, तो लेख युक्त सिक्कों को जारी करने का श्रेय जाता है यूनानियों को। यूनानी कौन थे, विदेशी थे, जो भारत में आए, भारत में आने का उन्होंने भारत में आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, फिर शासन किया, फिर उसके बाद चले भी गए। सारी चीजें व्यवस्थित इतिहास में आगे पढ़ेंगे, ठीक। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानियों के द्वारा चलाए गए। भैया यूनानियों ने भारत में सबसे पहले लेख युक्त सिक्के भी चलाए हैं, यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी चलाए हैं। सोने के सिक्के जो अपन असरफियां बोलते हैं ना, आपने सुना होगा असरफियां, सोने की गिन्नियां, तो सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी सबसे पहले यूनानियों को जाता है। लेकिन याद रहे कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाने का श्रेय है वो कुषाण वंश के राजाओं को जाता है, जिनमें से एक राजा का नाम है बिम्बकडफिसेस। बिम्बकडफिसेस नाम के व्यक्ति यानी कि एक राजा हुए हैं कुषाण वंश के अंतर्गत, उन्होंने भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तो सबसे पहले सोने के सिक्के चालू करने का श्रेय अगर किसी को जाता है भारत में तो यूनानियों को जाता है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चालू करने का श्रेय जाता है तो गुप्त वंश के शासकों, गुप्त वंश के अंतर्गत या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत भारत में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के लागू किए गए। लेकिन सर्वप्रथम लागू किसने किए हैं, तो भैया यूनानियों ने किए। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, तो फिर कुषाण वंश के शासकों ने चलाए। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो ये दो मुख्य स्रोत जो थे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख और सिक्के। इसके अलावा कुछ और भी स्रोत हैं जिसमें हम पढ़ते हैं मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों के आधार पर भी हम भारतीय संस्कृति और समाज की जानकारी को प्राप्त करते हैं। इसी के आधार पर एक संस्कृति का विकास हुआ है जिसे अपन कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के अंदर अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं, ठीक है। उनको अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर कुछ आपको मूर्तियां भी मिलती हैं, जैसे हड़प्पा कालीन मूर्ति मिलती है, एक महिला की मूर्ति मिलती है और उसके गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप अनुमान लगाते हैं कि ये उर्वरा देवी है। फिर आपको एक मूर्ति मिलती है जिसके आधार पर आप अनुमान लगाते हैं कि मातृ सत्तात्मक समाज होता होगा। फिर आपको अलग अलग प्रकार की मूर्तियां मिल रही हैं जिससे आप समाज की संस्कृति और समाज की सभ्यता आदि चीजों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। इन मूर्तियों से भी भारतीय इतिहास की जानकारी को अनुमान लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद आप भवन देख रहे हैं, भवन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आप देख रहे हैं पूरा का पूरा नगर जो दफन हो चुका है वो आपको मिल रहा है। पूरा का पूरा बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, धोलावीरा, ऐसे तमाम जो नगर हैं वो पानी के नीचे बहाव के कारण दफन हो चुके हैं। फिर उसके बाद में खुदाई के दौरान आज मिल रहे हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण कई विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं, लेकिन सर्वमान्य कारण जो स्वीकार किया गया है वो है बाढ़। बाढ़ के कारण सभ्यता समाप्त हो गई और उसके बाद वो जमीन के अंदर दफन हो गई। फिर उसके बाद 1921 में खुदाई के दौरान जब हमें दोबारा इसके प्रमाण मिले हैं तो हम धीरे से उन भवन को खोदते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वहां से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अलावा और कुछ मिलता भी नहीं है।
किसी व्यक्ति ने हमको ये बताया नहीं है कि भैया उस समय ऐसी कोई सभ्यता हुआ करती थी। हमने केवल उन प्रमाणों के आधार पर अनुमान लगाया है कि ऐसी जो सभ्यता है वो हमारी इतनी प्राचीन सभ्यता थी। ठीक, तो भारतीय सभ्यता के अंतर्गत हमें जानकारी के स्रोत जो है उससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, और जो पता चलता है उसके आधार पर हम अपने इतिहास को समझते हैं। ठीक है, और ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसमें सबसे प्रमुख है आपके अभिलेख जो हमने पढ़ा, फिर उसके बाद सिक्के, फिर उसके बाद है मिट्टी के बर्तन, फिर उसके बाद है मूर्तियां, और उसके बाद है भवन। ऐसे कई सोर्स हैं जिसके माध्यम से आप भारतीय इतिहास की जानकारी को पता कर लेते हैं। ठीक, अब भारतीय इतिहास की जानकारी के अंतर्गत एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये लेक्चर हो जाएगा खत्म। ठीक है, भारतीय इतिहास की जानकारी के अंतर्गत चलिए तो पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहां तक क्या क्या चीजें पढ़ ली, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत का जो इतिहास है, इस भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने दो प्रकार की चीज पढ़ी थी, और पहला जो हमने पढ़ा था वो भारतीय इतिहास का कालखंड वर्गीकरण था। इस वर्गीकरण को हमने देखा कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को आगे चल के प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय इतिहास में बांटा। ठीक, फिर उसके बाद हमने इस इतिहास की जानकारी के कुछ स्रोत पता किए कि कौन कौन से वो स्रोत हैं जिससे हमें इस इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इन स्रोत के अंतर्गत हमने पढ़ा कि पहले तो साहित्य स्रोत हैं, दूसरे पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्य स्रोतों के अंतर्गत हमने धार्मिक, लौकिक और उसके साथ साथ विदेशी साहित्यों को भी पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने पढ़े आज पुरातात्विक स्रोत। ठीक, अब इसके बाद पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रमुख जो सिक्के और अभिलेखों के बाद एक चीज और पढ़नी है, वो है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन अपने को पढ़ने के लिए एक स्पेशल टॉपिक को डिजाइन करते हैं जिसके माध्यम से इस चीज को पढ़ा जाएगा, और वो है पुरातात्विक स्रोत पढ़ने के लिए आपका प्राग ऐतिहासिक काल का समय। जब आप प्राग ऐतिहासिक काल के समय को आगे पढ़ते जाते हैं तो आगे जब ये संस्कृति खत्म हो रही है नवपाषाण के अंतर्गत, तो नवपाषाण और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और नवपाषाण काल के बीच में ही एक नवीन संस्कृति का विकास हो रहा है जो है ताम्रपाषाण काल, यानी कि तांबे के आधार पर विकसित होने वाली संस्कृति, जिसे हमने ताम्रपाषाण काल कहा, और उसको हम पढ़ेंगे आज इस लेक्चर के अंतर्गत, और ताम्रपाषाण काल का जो समय है उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, अब पहले एक चीज और यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे ये है नवपाषाण काल, थोड़ा ध्यान देता जाना है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का जो समय है वो कहाँ खत्म हो जाता है, 2500 बीसी पे खत्म हो जाता है। थोड़ा ध्यान देना है अपने को, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नवपाषाण काल जो है वो 2500 बीसी में खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से भारतीय इतिहास के अंतर्गत शुरू हो जाता है आपका हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता, और जो 2500 के बाद से 1500 बीसी तक चलता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2500 बीसी तक चलता है, फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका वैदिक सभ्यता, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से शुरू होकर खत्म हो जाता है 1000 बीसी तक। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 के बाद शुरू होकर खत्म हो जाता है 600 बीसी पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो ताम्रपाषाण काल की बात कर रहे हैं, ताम्रपाषाण काल का समय कब से कब तक है। ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है उसके बारे में अगर हम विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत जो हमें सांस्कृतिक क्षेत्र मिल रहे हैं, सांस्कृतिक के आधार पर जो क्षेत्रों का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हमें नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक दिखाई दे रहा है। यानी कि एक ऐसी संस्कृति जो ताम्रपाषाण काल के नाम से जानी जाती है, वो नवपाषाण काल के अंतर्गत भी दिखाई देती है, वो हड़प्पा के समकालीन भी दिखाई देती है, वो वैदिक संस्कृति यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समकालीन भी दिखाई देती है। कैसे? अब इस चीज को पढ़ने के लिए आपको छोटा सा एक मैप का उदाहरण देखना पड़ेगा। जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत का मैप आपको अच्छे से बनाते आना चाहिए। ठीक है, फिर चाहे कैसा भी बनाओ, लगभग आपको लग जाना चाहिए कि ये भारत है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा एक चीज और गौर देनी है कि ये जो क्षेत्र है भारत का, ये मुख्य रूप से
ट्रायंगल शेप जो मैं बना रहा हूं ये है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है वो ये है, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर, लगभग इस क्षेत्र के अंतर्गत आपकी हड़प्पा सभ्यता पाई गई। हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद लगभग इसके पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत यहां पे आपको दिखाई दे जाती है एक सभ्यता जिसका नाम है ऋग्वैदिक काल। फिर ऋग्वैदिक काल क्या है, आगे चल के फलना फूलना स्टार्ट होता है और ऋग्वैदिक काल में क्षेत्र में क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। ये ऋग्वैदिक काल का विस्तार हुआ और उत्तर वैदिक काल यहाँ पे। अब उसके बाद अलग पेन से, यानी कि व्हाइट कलर के पेन से अपन यहाँ पे डिनोट करते हैं पहली वाली सभ्यता जो नवपाषाण काल के अंतर्गत आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे सबसे पहले आपने नवपाषाण काल के अंतर्गत, उसके पहले आसपास मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल के अंतर्गत देखा कि मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। मानव ने जो कृषि प्रारंभ किया उसके प्रमाण आपको मिलते हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से। लगभग मेहरगढ़ पाकिस्तान में आपको यहां से क्या मिल जाते हैं, खेती के प्रमाण मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं पाषाण काल के अंतर्गत आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के भीमबेटका से भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका के अंतर्गत जो प्रमाण आपको द्वितीय चित्र मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि ये पाषाण कालीन संस्कृति का भाग है। ठीक है, फिर हथनौरा से मिल जाते हैं। ये मैं थोड़ा अपने आप बिंदुओं पर ध्यान देना, मैं एक एक चीज को यहाँ पे अलग अलग कलर से बता रहा हूँ। सफेद कलर जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में। ठीक है, और जो पीला क्षेत्र जो बताया जा रहा है वो पीला क्षेत्र बताया जा रहा है आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद जो हल्का सा ग्रीन कलर है वो बताया जा रहा है आपको वैदिक संस्कृति यानी कि ऋग्वैदिक काल के बारे में। ठीक है, ये किसके बारे में बता रहा है आपको, ऋग्वैदिक काल के बारे में। फिर उसके बाद जो डार्क कलर है वो क्या बता रहा है आपको, डार्क कलर जो है वो बता रहा है आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें समझना आवश्यक है कि अभी अपन ने यहाँ पे पिछली स्लाइड में ये देखा था कि जो ताम्रपाषाण काल है, कौन सा काल है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति है वो आपके नवपाषाण, हड़प्पा काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन चारों कालों से संबंधित है, समकालीन है। जरूरी नहीं है कि एज इट इज आपको हर जगह मिलेगा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के प्रमाण आपको मिलते हैं और इस चीज को हम थोड़ा इस कलर से डिनोट करने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब जब तांबे की खोज हो गई थी उसके आधार पर जिस संस्कृति का विकास हुआ वो ताम्रपाषाण थी। इस संस्कृति के प्रमाण आपको यहां से मिलते हैं, जो राजस्थान के आहार और बनास क्षेत्र से संबंधित है, उसको हमने आहार संस्कृति या बनास संस्कृति का नाम दिया। ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। फिर उसके बाद हमने यही संस्कृति जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन यानी कि कायथा के आसपास से देखा। मालवा संस्कृति के रूप में हमने इसको जाना। ठीक है, ये जो संस्कृतियां हैं, महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति है, ये जो मैं इस तरीके से बना रहा हूं ये संस्कृति है, वो कौन सी संस्कृति है आपकी, ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल जो है वो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं वो मृदभांड संस्कृति के आधार पर पढ़ी जाती हैं, मिट्टी के बर्तनों के विशिष्ट बनावट के आधार पर पढ़ी जाती हैं। और ये जो संस्कृति है वो आपके पाषाण काल से, हड़प्पा काल से, ऋग्वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल के सभी के समकालीन है। अब आप ये समझो कि क्या बनास संस्कृति सबके समकालीन है, नहीं। आहार संस्कृति सबके समकालीन है, नहीं। हर एक संस्कृति का अपना अलग अलग समय टाइम पीरियड रहा है। ठीक, ये तो वो कालखंड है जब आपने इसमें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पहले पढ़ लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो पाषाण कालीन संस्कृतियां में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, उसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृति जो हम पढ़ते हैं वो है आपकी आहार या बनास संस्कृति। इस बनास संस्कृति का जो समय है वो है 2000 बीसी से लेके 1400 बीसी। तो 2000 बीसी का मतलब ये है कि ये हड़प्पा काल के समकालीन रही होगी और ऋग्वैदिक काल तक ये संस्कृति चली होगी, फिर इसके बाद ये संस्कृति समाप्त हो गई होगी। ठीक है, यानी कि बनास संस्कृति जो है वो कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित एक संस्कृति है। इसका जो समय है वो 2000 बीसी से लेके 1400 बीसी तक रहा और ये मुख्य रूप से आहार और बनास क्षेत्र के आसपास यानी कि भारत के राजस्थान के आसपास क्षेत्रों में देखी गई।
और इस संस्कृति के अंदर जो बर्तन मिले हैं हमको, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो सफेद चीका मिट्टी जो है या काली जो चीका मिट्टी है और लाल मिट्टी जो है उसके आधार पर बने हुए मिले हैं। यानी कि काले और लाल रंग के चीका माटी के जो बर्तन है उनसे हमें ये प्रमाण मिला है कि आसपास के क्षेत्र में कौन सी संस्कृति है, आहार और बनास संस्कृति। तो ये तो हो गए आपके हड़प्पा और किसके समकालीन, हड़प्पा और ऋग्वैदिक के समकालीन। फिर उसके बाद अपन कायथा संस्कृति को देखेंगे। तो कायथा संस्कृति पूरी तरीके से देखने को हमें मिल रही है उज्जैन के आसपास कायथा क्षेत्र से। और ये जो संस्कृति है इसके अंदर हमें जो मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं वो लाल रंग की जो मिट्टी है उसके ऊपर जो गहरे भूरे रंग के चित्र किए हुए बर्तन प्रमाण के रूप में मिल रहे हैं। यानी कि लाल रंग के मृद भांड यानी कि लाल रंग की मिट्टी के बर्तन हमको मिलते हैं जिसमें गहरे भूरे रंग के अलग अलग प्रकार के चित्र बने हैं। गेरुआ रंग का यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, प्रमाण मिल जाता है। फिर मालवा संस्कृति जो है वो नर्मदा घाटी के क्षेत्र के आसपास देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस संस्कृति के प्रमाण जो है वो 1700 बीसी से लेके 1200 बीसी तक है। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त होने की स्थिति में होगी। और हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता आपको दिखाई दे रही है कि वो यहाँ पे मौजूद है। हड़प्पा सभ्यता इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता जो है वो है। और इस साइड जो है वो है आपकी कौन सी संस्कृति, वो है आपकी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के आसपास ये मालवा क्षेत्र में जो संस्कृति पनप रही है वो है आपकी मालवा संस्कृति। और वो रहती है आपकी लगभग 1200 बीसी तक यानी कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत। ठीक है, इसमें नवदा टोली, महेश्वर, नागदा आदि मध्य भारत का जो क्षेत्र है यहाँ से इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। जो यहाँ पे बर्तन मिल रहे हैं वो पांडु रंग के बर्तन मिल रहे हैं। ठीक है, और काले गहरे रंग के, भूरे रंग के चित्र बने हुए बर्तन मिल रहे हैं। आप इन चीजों को समझने के लिए कभी गांव क्षेत्र में जाइएगा या आसपास इंदौर क्षेत्र में भी जब आप मटके खरीदने जाएंगे तो वहां आपको ये संस्कृति के प्रमाण मिल जाएंगे। मिट्टी के जो बर्तन है उनके ऊपर कलाकृति बनी हुई है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। ठीक है, तो अगर अपन कायथा जाएंगे, नवदा टोली जाएंगे, मैसूर जाएंगे, नागदा जाएंगे तो वहां स्पेशली आपको इस संस्कृति के प्रमाण मिलेंगे। ठीक है, मालवा और कायथा और आहार और बना संस्कृति के बाद अगली जो संस्कृति है उसकी अपन बात करें तो हमें मिलेगी जोरवे संस्कृति। ठीक है, जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ये मुख्य रूप से भारत का दक्षिणी क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। इस संस्कृति का जो प्रमाण हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 1400 बीसी से लेके 700 बीसी। अब देखो 1400 बीसी का मतलब क्या है कि ये ऋग्वैदिक काल में संस्कृति स्टार्ट हुई होगी और उत्तर वैदिक काल के अंत तक ये चली होगी। क्योंकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 600 बीसी में खत्म हो जाता है और ये उसके 100 साल पहले यानी कि 700 बीसी में समाप्त हो गई होगी, है ना। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, अलग अलग जो संस्कृतियां हैं वो संस्कृतियां में से कुछ संस्कृति नवपाषाण से संबंधित है, कुछ संस्कृतियां जो है वो आपके हड़प्पा से संबंधित हैं, कुछ संस्कृतियां आपके ऋग्वैदिक से और कुछ उत्तर वैदिक से संबंधित है। यानी कि एक लाइन में कहेंगे तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक संबंधित है। ठीक है, इनमें से चिराल जो संस्कृति है वो बिहार के क्षेत्र के अंतर्गत देखी गई और बिहार के अंतर्गत ये जो संस्कृति है वो 1500 बीसी से लेके 750 बीसी तक चली है। यानी कि ऋग्वैदिक काल से लेके उत्तर वैदिक काल के अंत तक समकालीन रूप से जिस संस्कृति का प्रमाण मिला है बिहार में वो है चिरान संस्कृति। और यहाँ से हमें मुख्य रूप से लाल और काले रंग के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रभास संस्कृति जो नर्मदा नदी के लगभग दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र के आसपास गुजरात में देखने को मिलती है। और वो संस्कृति है 1800 बीसी से लेके 1500 बीसी के आसपास, यानी कि हड़प्पा से ऋग्वैदिक काल के आसपास। ठीक है, अगर इसी चीज को हम मैप में डिनोट करेंगे तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इस साइड के आसपास जो संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी वो प्रवास संस्कृति हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें याद रखनी है जिससे परीक्षा में प्रश्न बनेंगे और जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको याद होना चाहिए।
ठीक, इनमें से आपको ये प्रवास संस्कृति, चिरान संस्कृति, जोरवे संस्कृति से संबंधित प्रश्न शायद नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति से जरूर प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति के साथ साथ मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे कि ये जो आपकी प्रवास संस्कृति है वो काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति को प्रदर्शित करती है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल स्रोत के अंतर्गत हमने अभिलेखों को पढ़ा है, हमने सिक्कों को पढ़ा है और हमने मुख्य रूप से मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन को पढ़ा, जिसके आधार पर समकालीन समय में अलग अलग एक संस्कृति के रूप में ये दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें से लाल काले बर्तन मुख्य रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग संस्कृति के अंदर, चाहे वो प्रवास संस्कृति हो, चाहे चिरान संस्कृति हो, चाहे वो जोरवे संस्कृति हो, चाहे फिर वो गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो या राजस्थान की हो या मध्य प्रदेश की हो, कोई भी संस्कृति है, हम मुख्य रूप से लाल काले मृदभांड जरूर देख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको गहरे भूरे रंग के चित्र भी मिल जाते हैं, जो कि कायथा से मिल रहे हैं, जो कि आपको मालवा से मिल रहे हैं। ये विशेषता है मालवा की कि मालवा के अंदर लाल और काले मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गहरे भूरे रंग के चित्र उभरे हुए बर्तन भी प्राप्त होते हैं। ठीक, तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि जब आप मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो इन मृदभांडों को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद लेक्चर हो गया है समाप्त, और अगले लेक्चर में हम स्पष्ट रूप से चालू करेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक, या तो फिर हड़प्पा सभ्यता चालू नहीं करेंगे तो फिर वो 1.1 चालू करेंगे, जो भारत के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले जोड़ा गया, और मुझे लगता है वही स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से चालू रहेगा। पहले 1.1 चालू करेंगे, फिर प्राचीन भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर हड़प्पा और आगे से चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएंगे। लगातार इसी लेक्चर के माध्यम से भारतीय इतिहास को हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, जय हिंद।